तो स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्पियर में। कुछ बातें आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, कुछ साइंस की, कुछ फिलोसफी की, कुछ मैथमेटिक्स की, कुछ मिथ बस्टर था और बीच में हमने बात करनी चालू की थी मेडिकल साइंस के ऊपर। उसी के लेन देन में, उसी से गुजरते हुए एक टॉपिक आजकल बहुत चर्चित में है। क्या है वो टॉपिक, क्या नहीं है? आज इंट्रोडक्शन थोड़ा मैं नहीं दे रहा, डॉक्टर साहब आप बताओ यार देखिए, बात यह है कि हर वीडियो में हम, जैसा सूफियान कहता है, बातें रहती है, कुछ आपकी, कुछ मेरी, कुछ थिएटर की, मगर आज बात होने वाली है हमारे आने वाली पीढ़ी की। कि क्या हम इस दुनिया में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ी पर ऐसा असर पड़ेगा कि शायद उनका जीना मुश्किल हो जाए। देखिए, आज इंट्रोडक्शन में मैं आपको बस एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा, हम सभी का एक कॉमन फ्रेंड है जिसका हम नाम नहीं लेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि अभी हमारे फ्रेंड सर्कल में मैं ही इकलौता डॉक्टर हूँ। मुझे आता है एक ईसीजी। मैंने देखा कि ईसीजी में चेंजेस आए हार्ट अटैक के। मुझे पता था कि उनकी माताश्री जो है थोड़ी बीमार रहती हैं। मैंने कहा, भाई क्या तुम्हारी माँ ठीक है? कहती है, मेरी माँ का ईसीजी नहीं है, ये मेरा ईसीजी। 27 साल की उम्र में एक इंसान को ऐसे हेल्थ डिसऑर्डर से गुजरना पड़ता है जो कि कॉमन लोगों को लगता है कि 40-50 तक तो आपको इस चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो ये ज़माना बदल रहा है। बदलते वक्त के साथ कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज सूफी ट्रैम्पियर आपके लिए लाया है स्पेशली एक डिस्कशन एक चर्चित टॉपिक पर, एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स और उससे संबंधित पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वगैरह वगैरह पर। सो नॉट सो एंथुजियास्टिकली बट वेरी सीरियसली, सूफियान, म्यूजिक। ओके, तो बात हो रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोल दिया है, पोल्यूशन के ऊपर हो रही है और आजकल बहुत 2-3 टर्म्स पॉपुलर हो चुकी है। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि AQI को जो डिफाइन करते हैं दो पैरामीटर, उनको हम बोलते हैं PM 2.5 और PM 10। जैसे PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि मान लीजिए छोटे छोटे डस्ट या कह लीजिए कि पानी के थोड़े से ऐसे हिस्से, ऐसे पदार्थ जो हवा में बिखरे रहते हैं, उन्हीं को पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। 2.5 कहां से आता है और 10 कहां से आता है? 2.5 का मतलब ऐसे वो पदार्थ जो हवा में फैले हुए हैं जिनका साइज जो है 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। अगर आप समझना चाहेंगे तो इसको इस हिसाब से समझा सकते हैं कि भैया देखिए, अपने बाल को तोड़िए, उसका जो टिप दिखती है आपको, तो करीबन PM 2.5 वो पार्टिकल्स हैं, वो चीजें हैं जिनका साइज जो है आपके बाल की नोक से भी अराउंड 30-40 गुना कम होता है। और PM 10 मतलब 10 माइक्रोमीटर से कम जिनका साइज होता है, उनका साइज ठीक ठाक है यार, 1/7 में जाता है आपके बाल की नोक के टिप से। तो वहां पर हम ये ऐड तो करेंगे नहीं शैम्पू की, पैंटीन या उसकी कि भैया देखो 2 हेडेड हो चुके हैं आपके बाल की नोक, लेकिन यहाँ पे बातें उनके साइज के ऊपर चली थी। तो ये है PM 2.5 और PM 10। उसी के हिसाब से कितना PM 2.5 और PM 10 अवेलेबल है हमारे आसपास की हवा में, उसी का एक क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स का नाम होता है AQI, जिसको कहते हैं, जैसे कि मैंने रील में भी डिस्कस किया था, कि अगर 50 के अंदर है वो आपका AQI पैरामीटर, तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, वहां पर रहिए। मगर जैसे ही 50 के ऊपर जाता है तो पूरा स्केल आप स्क्रीन पे देख लेंगे क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। मगर हमारे देश में कई ऐसे हिस्से आ चुके हैं, कई ऐसे स्टेट्स आ चुके हैं जहां पर ये स्केल जो है वो 400 पार कर रहा है, कई 500 पार कर रहा है, कहीं 600, मतलब कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, जैसे कि दिवाली हो गई या फिर कुछ एरियाज हैं जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, वहां का AQI कम से एस्टिमेट किया जा रहा है कि शायद अगर इसे वाकई में सही मायने में अगर हम मेजर करें तो शायद ये 700, 800, 900 तक भी हो सकता है। और अभी तो बहुत चर्चित में आ रहा है कि शायद कुदरत हम पे, दिल्ली वालों पे बेसिकली, खैर अब मैं तो पुणे आ चुका हूं, अजाब उतार रही है, क्योंकि हाल ही में जो वॉल्केनो 12,000 सालों से नहीं फटा था, वो वॉल्केनो फट गया और वहां से जो धुआं निकला, वो धुआं ट्रैवल करते करते हमारे नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंच चुका है। तो AQI बहुत डेंजरसली बढ़ चुका है। और अब तो रेट मानना पड़ेगा कि अब शायद 600-700 हो चुका होगा। आप कितना ही पानी छिड़क लीजिए, अपने वो जो हमने बना रखे ना, जगह बना रखे हैं जहां पर हम देखते हैं कि हवा में कितना AQI कैसा, वो क्वालिटी कैसी है, वहां पे अगर हम पानी छिड़क के भी उसकी क्वालिटी मैनेज करना चाहें तो मैनेज नहीं होगी। आपकी सांसें, आपकी हवाएं, आपकी छातियां आपको ये बात बता देंगे कि भाई आप जिस जगह रह रहे हैं वो जगह साफ नहीं है। ऐसा मैंने सुना था, लेकिन पता नहीं सच है कितना नहीं, कि शायद किसी एक डॉक्टर ने कहा था कि जब कभी कभी दिल्ली के पेशेंट, दिल्ली वालों के पेशेंट मैं देखता हूँ, उनके लंग्स को देखता हूँ, जब कोई ऑपरेशन करते हैं या फिर जो भी देखते हैं, उसमें पता चल जाता है कि कौन सा इंसान जो है, बिना बताए कि कहाँ से है, कौन सा इंसान जो हिमाचल या इधर रहता है, पहाड़ी इलाकों में रहता है, या और कौन सा इंसान दिल्ली में रहता है।
बाप रे। इस कदर बदल जाते हैं लंग्स के स्ट्रक्चर। तो इसी के ऊपर बात हो रही थी। तो बेसिकली ये था AQI का मतलब, ये था PM 2.5 का मतलब, ये था PM 10 का मतलब। लेकिन अब बढ़ते जाते हैं कि ये सीरियस मैटर कहाँ से आता है। हमारे साथ, मैं बहुत लकी हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ कि हमारे साथ हमारे दोस्त व्योम रिछाड़िया जो हमें मिले थे थिएटर में, वो खुद एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अच्छे, आई नो, आई होप सो। नहीं, तो उन्हीं के साथ ये बात करना चाह रहा था मैं कि देखिए, हमारे कुदरत ने, हम इंसान जो हम बने, विद इवोल्यूशन जो हम बने हैं, तो हमने अच्छी खासी लेयरिंग बना ली थी। हमारी बॉडी ऐसे इवॉल्व हुई थी कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझ जाती थी। Yes. इसलिए हमारे नाक के जरिए जब सांस जाती है तो हमारे अंदर बहुत सारी लेयर्स है जो इन पार्टिकल्स को, दूषण को बचा लेती थी। यस। जैसे नाक के, हम बोलते हैं नाक के जो बाल होते हैं वो यही धुएं से, इन्हीं धूल से बचाने के लिए ही बने हैं, हमने इसलिए इवॉल्व किए थे वो। मगर PM 10 के जब हम बात करते हैं तो वो भी हमारी जो बेसिक प्रोडक्टिव लेयर्स है उसको क्रॉस कर जाते हैं और हमारी छाती के अंदर तक घुस जाते हैं। हाँ, आप तो ये बताइए क्या रहता है कि अगर हम एयरवे का, अगर हम एक क्रॉस सेक्शन देखें, क्रॉस सेक्शन मतलब कि अगर ये मेरा एयरवे है, उसको मैंने बीच में से काट दिया, तो फिर आपको दिखता है कि एयरवे कहाँ से, पहले आता है नाक, फिर आता है फेरिंग्स, फिर ओरोफेरिंग, नेसोफेरिंग वगैरह 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 वगैरह। तो यहाँ क्या है कि ऊपर का जो आपका एयरवे का हिस्सा है, नाक के आजू बाजू, ये डिजाइन इस कदर है कि जो बड़े बड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि आप नोटिस करेंगे कभी कभी जो लोग गाड़ी चलाते हैं बिना हेलमेट के, नहीं चलाइएगा, मगर अगर आपसे ऐसी गलती कभी हो जाती है और अगर आपकी किस्मत बहुत ही खराब है तो कभी कभी कोई पत्थर या कंकड़ या फिर बहुत कॉमन रहता है मच्छर या कुछ नाक में घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो नाक के पार जाकर आपकी लंग्स में चला जाए, क्योंकि ये डिजाइन इस कदर है कि मोटे मोटे पार्टिकल्स आपके ऊपरी एयरवे में ही रुक जाते हैं। और ये इस कदर डिजाइन है कि आपको इरिटेशन होती है, आप नाक से तेज हवा बाहर निकाल के इन्हें वहीं के वहीं एक्सपेल कर सकते हो। फिर जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते जाते हो, सेल्यूलर बायोलॉजी थोड़ी सी बदलने लगती है। वहां पर सेल्स में ही इस कदर के मॉडिफिकेशंस रहते हैं कि और जो छोटे पार्टिकल्स हैं, जितने छोटे होते जाते हैं, वो भी वहां पर ट्रैप किए जा सकते हैं। और फिर इनमें एक्सपेल करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक सिस्टम रहता है जिसका काम रहता है कि आपकी बॉडी को ये हमेशा प्रोटेक्ट करे, है ना, जैसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो वहां इम्यून रिएक्शन के जरिए इन पार्टिकल से डील किया जाता है और फिर इन्हें निकाला जाता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो अब पहले बात करते हैं कि इनसे खतरा क्या है। सबसे पहले PM 10 की बात करते हैं। टेक्निकल टर्म्स में इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी है। डेंजरस कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मैंने पढ़ा था, मैं तो अभी आपसे कंफर्म इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि PM 10 जो है मोस्टली देखता हूं मैं कुछ अस्थमा को ट्रिगर कर देता है। और क्या क्या प्रॉब्लम PM 10 ला सकता है, आप थोड़ा बताइए। हाँ जी, तो PM 10 अगर ये पार्टिकुलर मैटर इस साइज की हवा में मौजूद है, तो जैसा कि मैंने कहा, ये आपकी एल्वियोलर मेम्ब्रेन, मतलब आपके खून तक ये शायद ना मिले। मगर क्या है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, अगर मैं आपको इसे बहुत सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी एक घर है। घर में कुछ लोग रहते हैं और हर एक लोग का कोई ना कोई रोल रहता है उस घर में। तो ये एक बहुत ही बड़ा घर है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना। इनमें कुछ है जो लाल कपड़ा पहनते हैं, जिन्हें आप खून समझ लीजिए, जो इधर उधर हर एक चीज पहुंचाते हैं, उनका ये काम रहता है। साथ ही साथ और भी फंक्शन रहते हैं, टेम्परेचर रेगुलेशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो गया, ये सब हो गया। बहुत बड़ी मोटी चीज है, मगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं इसको। यहीं पर इसी घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है, जिनका काम यह है कि भाई इस घर में कौन कौन है उसकी जानकारी रखते हैं और ये किस स्टेट में रहने चाहिए वो तक की उन्हें जानकारी रहती है। तो ये जो चौकीदार हैं आपके, ये है आपका इम्यून सिस्टम। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कि आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है या नहीं चल रही। ये चौकन्ना रहता है हर वक्त। तो जैसे ही अगर एक PM 10 जो कि ऑक्सीजन नहीं है, एसेंशियल नहीं है, ये आपके लंग्स में आके लॉज हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम इसे पिकअप कर लेगा। क्यों? ये आपकी बॉडी का नेचुरल हिस्सा नहीं है। तो अब इसे हमें करना पड़ेगा डील, है ना। अगर ये छोटी मात्रा में हवा में प्रेजेंट है तो क्या होता है कि नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। तो फिर ये जो चौकीदार सेल्स हैं ये वहां पर जाएंगे, ये कुछ केमिकल सेक्रीट करेंगे, जिससे ये PM 10 जो भी पार्टिकल है वो ब्रेक डाउन होगा, इवेंचुअली बॉडी में डिसॉल्व हो जाएगा और फिर एक्सपेल हो जाएगा अलग अलग तरीकों से। इरिटेशन हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, ये होता है, थोड़ा बीमार पड़ जाते हो, सब कचरा बाहर निकल जाता है और आप ओके हो जाते हो उसके बाद। मतलब आप ये देखिए कि ये जो बलगम है ये एक जूस रहता है और मतलब
पीने वाला जूस नहीं, मगर ये इस कदर का एक जूस है कि ये कंकॉक्शन है। एनीवेज, तो इस कदर PM10 से हम डील कर सकते हैं, मगर अगर कांस्टेंट एक्सपोजर हमें इस चीज का रहा तो क्या होता है कि अब ये हुई है कि जैसे कि PTSD में सोल्जर के साथ होता है कि अगर एक आध जंग करनी पड़ जाए, ये सब हो जाए, तो फिर सोल्जर शायद घर आके एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। बिल्कुल। तो अगर रोज जंग झेलनी पड़ रही है तो इसका मतलब ये मेरे दिमाग पे अफेक्ट करने लगा है। अब मैं नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं हर वक्त जितना जरूरी है उससे ज्यादा चौकन्ने रहूंगा, और इस कदर शायद से एक हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, जिससे कि एस्थमा जैसी चीजें यंग लोगों में दिखने लग जाती हैं। और यहां तक कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली का डेटा काफी फ्रेश है, हाल ही में वहां पर अभी फ्रेश नहीं है फ्रेश इन द सेंस कि अभी क्योंकि चर्चित में आया तो हमारे लोग डेटा रिकॉर्ड करने लगे। आयरनी देख रहे हो, आयरनी फ्रेश डेटा है, लेकिन फ्रेश किस डेटा किस चीज का कि खराब हो रखी है। वाह नहीं, देखिए अच्छी बात है। मतलब आप ये देखिए कि इन द लॉन्ग टर्म बात ये कि इस चीज पर बात हो रही है, इस चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, और यही पहला स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि आप रिकॉग्नाइज करें और समझें कि प्रॉब्लम है क्या, है ना। तो क्योंकि ये डेटा फ्रेश है, यहाँ पर हमें ये समझ आ रहा है कि कई सारे ये जो बच्चे हैं जो कुछ नहीं करते, जैसे कि एडल्ट्स तो खैर स्मोक भी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, काम करते हैं शायद कुछ फैक्ट्रीज में, वो काफी एक्सपोज्ड है पोल्यूटेंट्स को एनीवे, मगर जो बच्चे हैं जिनकी नॉर्मल लाइफ है, जो स्कूल जाते हैं, घर आते हैं, खेलते हैं, सो जाते हैं, उनमें एस्थमा बहुत ज्यादा दिखने लगा है। और अब बात करते हैं, यह PM10 की आपने समझ लिया कि कैसे बिहेव करता है। अब PM2.5 जिसको कहा जाता है साइलेंट किलर, तो PM2.5 अगर मेरे पूरे शरीर में घूम रहा है और वो जिस वे में रिएक्ट करता है, तो ऐसा भी होता है कि आपके जो खून जिसके जरिए जा रहा है, जिन नसों के जरिए जा रहा है, वो नसें खराब होने लग जाती है, वो स्टिफ होने लग जाती है, BP की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। उसके वजह से ऐसा भी होता है कि ये PM2.5 जिसको कहते हैं कार्सिनोजेनिक कहते हैं, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, वो आपके DNA में म्यूटेशन कर देता है, कैंसर कॉज करने लग जाता है, आपके अलग अलग ऑर्गन्स खराब होने लग जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो आपके हर ऑर्गन पे अटैक करने लग जाता है, आपको अंदर से धीरे धीरे मारता चला जाता है। और इसको निकालने के लिए हमारा वैसा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाएगा कि बलगम बना के निकाल नहीं पाओगे, क्योंकि अब जो बात है वो लंग्स तक नहीं है, वो पूरे के पूरे सो कॉल्ड बॉडी के अंदर जा चुकी है। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, जो कि कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कि देखिए PM पार्टिकुलेट मैटर कोई एक चीज नहीं है। ये कोई भी चीज हो सकती है जो इस साइज की है ना। इसमें क्या रहता है कि अलग अलग चीजों के पार्टिकुलेट मैटर रहते हैं, कुछ पार्टिकुलेट मैटर कैंसर भी पैदा कर सकती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। हम कभी भी एक ऐसा इंजन अब तक तो टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए तो बना ही नहीं है कि जो पूरा का पूरा लेगा, ऑक्सीजन लेगा, पेट्रोल लेगा और हमेशा उसके एग्जॉस्ट में CO निकलेगा ही नहीं। ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि हम एमिशंस कम रखें, नाइट्रोजन ऑक्साइड कम रखें। आप समझे कि जो जहरीली हवा है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड वन ऑफ द जो कहते हैं पॉइजनस गैसेस में आती है, वो बनना ही बनना है। और वो अगर उन पार्टिकुलेट मैटर में चिपका हुआ है, आपके शरीर के अंदर जा रहा है, तो आप देखिए कि वो कहां तक पहुंच जाएगा और कैसे बिहेव कर सकता है। ये वहां पे बात चल रही है। यस। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब ये खून तक पहुंच जाते हैं, देखिए ब्लड आपकी बॉडी का मेन ट्रांसपोर्टर है हर चीज के लिए, है ना। लंग्स के जरिए ये ऑक्सीजन पहुंचा रहा है हर जगह। आपके जो भी ऑर्गन्स हैं, जो आपके ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोन सेक्रीट कर रहे हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, उसमें जो थायराइड हार्मोन सेक्रीट होता है, उसका असर आपकी पूरी बॉडी पर होता है, बिल्कुल, है ना। वो भी खून के जरिए पहुंच रहा है। तो खून में अगर कोई भी चीज पहुंच गई, ये इवेंचुअली आपके पूरी बॉडी में फैल सकती है। और क्योंकि ये हर कहीं फैल सकती है, ये आपके ब्लड के वेसल्स को भी डैमेज करेगी। ये जिस एंड ऑर्गन पर पहुंचेगी, वो चाहे आपका हार्ट हो, आपका किडनी हो, आपके दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हो, आपकी आईज हो, वहां तक पहुंचकर वहां पर भी अक्यूमुलेट करने लग, मतलब इकट्ठा होने लगता है। तो क्या होता है, ये जो PM पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल जब आपकी ब्लड वेसल्स में अक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो वही सेम आपका इम्यून सिस्टम वहां आ जाएगा। वो कुछ केमिकल सेक्रीट करेगा इन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कि भाई इन्हें तोड़ो, इनका कुछ करो, इन्हें यहां से निकालो। लेकिन ये जो केमिकल्स रहते हैं, ये इन्हें तो मारते ही हैं, जो आपके PM है इनसे तो डील करते ही हैं, लेकिन ये आपकी ब्लड वेसल की वॉल को भी डैमेज करते हैं।
मगर कोलैटरल डैमेज की बात हो रही है, लग रहा है। कोलैटरल डैमेज भाई, अगर आप बॉम्ब फोड़ोगे दुश्मन तो मरेंगे ही, हाँ जमीन तो उजड़ेगी, हाँ अगर आपके कोई सोल्जर्स आजू बाजू है तो वो भी मर सकते बिल्कुल वैसे ही होता है, है यस ना? यस। हाँ तो हालांकि हमारी बॉडी कुछ हद तक प्रिपेयर्ड रहती है, उसे पता है भाई ये तो होना ही है ना कुछ तो टेढ़ा मेढ़ा बॉडी के अंदर आ ही जाएगा, उससे हमें डील करना ही है। मगर बात ये हो रही है कि अगर ये हवा में 24 घंटे 365 दिन हाँ। मौजूद रहे तो हर रोज हर क्षण आपको इस चीज से डील करना पड़ रहा है। तो ये एक क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बन जाता है। जैसे मैंने ये भी सुना था कि PM 2.5 हमारे दिल के टिश्यूज को डैमेज करने लग जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यस, जब आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं तो वो मोटी रहती है ताकि ब्लड निकले नहीं, है ना, वो डैमेज होती है पतली होने लगती है, तो उन्हें प्लग किया जाता है। यहाँ पर आपके प्लेटलेट्स आते हैं, अलग अलग चीजें ऐसे धागा बनाते हैं जिसे फाइब्रिन कहते हैं, तो ये क्लॉट पैदा करते हैं जो कि खून का लीकेज रोकता है। ओके, ये जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है ना, इस क्लॉट से भी हम डील कर सकते हैं। मगर इवेंचुअली क्या होने लगता है, अगर आपकी ब्लड वेसल्स को बहुत सालों तक डैमेज हो रहा है तो जरूरत से ज्यादा क्लॉट्स बनाए जा रहे हैं इस चीज को डील करने के लिए। फिर हो सकता है कि अभी उसे भी फिर हील करना पड़ेगा। वो किस तरह हील होती है, धीरे धीरे उसके ऊपर अलग अलग लेयर आती है उसे बंद करने के लिए। मगर अब ये जो वेसल थी जो प्लास्टिक मतलब एक रबर के जैसे एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, ये अब स्टिफ होने लगी। ओके, क्योंकि ये स्टिफ होने लगी है, यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो अब स्मूथ नहीं रहेगा। क्योंकि ब्लड का फ्लो स्मूथ नहीं रहेगा तो टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं इसे। टर्बुलेंट ब्लड फ्लो में भी, ये तो फिजिक्स की बात है, टर्बुलेंट फ्लो आप देखिए, अगर आप कभी देखें टर्बुलेंस को, टर्बुलेंट फ्लो जब नाम दिया जाता है तो आप देखते हैं कि जो पानी जो है या जो भी फ्लूइड बह रहा है वो बहुत अलग वे में बिहेव करता है, बहुत एक दूसरे से टेक्निकल टर्म्स में लड़ाई कर रहा होता है, आप समझ नहीं पाते उसके फ्लो को। तो हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात होती है कि स्ट्रीम आराम से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए, तो धीरे धीरे चलना चाहिए आराम से, एक लेयर में चलो। हाँ, और ये टर्बुलेंट फ्लो जो है इवेंचुअली क्लॉटिंग को ट्रिगर कर सकता है। तो अगर आपकी वेसल्स बहुत हद तक ब्लॉक हो जाए और वहां पर एक क्लॉट भी आ जाए तो आपकी वो पूरी की पूरी वेसल ब्लॉक हो जाती है। ये होता इमीडिएटली नहीं है। आपकी बॉडी अंत तक लड़ते रहेगी इस चीज से। मगर अगर ये 20, 30, 25 साल तक आप इस टॉक्सिन से एक्सपोज्ड हैं, तो हो सकता है कि ये आपके हाथ पैर के वेसल्स को तो डैमेज कर ही रहा है, मगर आपके हार्ट को, जो इस पूरे वाटर सप्लाई का पंप है, उसको भी तो ब्लड चाहिए, उसकी भी वेसल्स रहती है और वो छोटी रहती हैं बहुत। मतलब कि देखा जाए वो ब्लॉक होने लग जाए तो फिर वहां पर आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ओके, मैं बीच में काटने लगा था, मैं एकदम एग्जांपल याद आ गया कि यार मतलब कि देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका जो है वो थकता नहीं था, लड़ता बहुत देर तक था, लेकिन आप भी जानते हो जो एवेंजर्स एंड गेम का सीन कि अगर उसने बांध तो ली थी अपनी शील्ड कि अब सबसे लड़ेंगे, लेकिन उसको हेल्प लगेगी यार, तुम अकेले नहीं कर सकते इतनी बड़ी जंग, और बहुत देर तक नहीं कर सकते ना। ये बात है, कितना टाइम तक तुम इससे एक्सपोज हो। अगर इस बीच ऐसा हो गया कि आपकी वेसल ऑलरेडी बहुत हद तक क्लॉग हो चुकी है और उसके ऊपर एक क्लॉट आके वहां लॉज हो गया, अब पूरी तरह वो वेसल ऑक्लूड हो चुकी है। अब वो जहां पर भी वो वेसल जिस भी ऑर्गन को सप्लाई कर रही है, बस वहां अब खून नहीं जा रहा और बहुत जल्दी वो ऑर्गन मरने लगता है। वही तो ब्रेन स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं, हमारे पास बहुत कम समय होता है ब्रेन स्ट्रोक के लिए। अगर दिमाग पे खून पहुंचना बंद हुआ, और दिमाग ऐसे हिस्से हैं, अलग अलग हिस्से अलग अलग चीजें फंक्शनिंग कर रहे होते हैं, और एक सर्टेन हिस्से में अगर खून नहीं पहुंच रहा, वो पूरे के पूरी कितने लंबा इंपैक्ट पड़ जाएगा उस क्लॉट का। आप समझ, अगर न्यूरॉन्स मर गए और एक ऐसे हिस्से के मर गए जो आपकी वाइटल पूरे के पूरे बॉडी के मोशन को डील करते थे, ऐसे करते थे, तो क्या इंपैक्ट हो जाएगा उस क्लॉट का, आप समझ नहीं, मतलब आप सोचिए कितना खतरा है ये। कि ये हम जो आज वीडियो बना रहे हैं वो आपको बताना चाहे कि होता क्या है ना, हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमको लगता है जो चीज हम देख नहीं पा रहे हैं ना, वो चीज से उनको इतना खतरा है नहीं, लेकिन जो चीज देख नहीं सकते हैं उससे बहुत डरते हैं लोग। भूत से बहुत डरते हैं, ठीक है, भूत से बहुत डरेंगे भैया, हम अंधेरे रूम में जा रहे हैं यार, कहीं से कोई हाथ ना आ जाए, हाँ सुनो जरा, ये से डर रहे हैं। लेकिन जो चीज डरने वाली है भाई, कि आप सांस ले रहे हैं वैसी हवा में जो आपको टेक्निकल टर्म्स में धीरे धीरे पक्का मार रही है। ऐसा नहीं कि मार देगी, पक्का मार रही है। बहुत सारे यंग लोगों में ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इसे एट्रीब्यूट किस चीज पे करें, किस चीज पर इल्जाम डालें कि भाई हाँ इस वजह से ये हो रहा है। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर ये निकल के आ रहा है कि भाई
ओवरऑल हमारे देश में दुनिया के कई सारे जो विकसित देश हैं उनके मुकाबले पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो ये कॉमन फैक्टर उभर रहा है। तो इससे फिर हमें धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है, और ये क्या था कि इस चीज पे रिसर्च बहुत पहले हो चुकी है, मगर उन देशों में इन चीजों पर फिर काम किया गया और धीरे धीरे ये इफेक्ट्स कम हो गए। 1980s में हर किसी को HIV के बारे में पता था। अच्छा, HIV में क्या ड्रग्स होते हैं, ये वो कैसे HIV होता है, सबको पता था। अब क्योंकि HIV से डील हम बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, अवेयरनेस उस लेवल तक नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने इस पूरी चीज का ध्यान रख रखा है। वैसा ही इसके साथ भी हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये रियलाइज होने लगा था कि भाई बहुत पोल्यूशन हो रहा है, लोग की हेल्थ खराब हो रही है, कुछ करो। उन्होंने कर लिया। हमारे यहाँ पर तो ये एक रिजल्ट ही प्रोग्रेस का है ना, कि गाड़ियां आ गई हैं, इंडस्ट्रीज आ गई हैं, ये सब आ गया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी ये पास्ट में कहीं रह गई, हम उस चीज को मद्देनजर रखते हुए डेवलप नहीं कर पाए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि भैया ये कितने डेंजरस चीजें हैं। अब समझते हैं पहली बात कि ये आ कहां से रहे, इनका मेन सोर्स ऑफ कि कहां से निकल के आते हैं PM 2.5 PM 10, उस पे बात करते हैं, फिर देखते हैं कि हम कैसे इसको सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले PM 10 की बात करते हैं। जो मोटे पार्टिकल्स है वो मेन सोर्स ऑफ जिसमें आ जाता है, आ सकता है वो रोड कंस्ट्रक्शन में आ सकता है। जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन देखते हैं आप, बिल्डिंगों के, मेट्रो के हो रहे हैं, सड़कों के हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा रीजन कॉज करते हैं PM 10 के लिए। और PM 2.5 के लिए बहुत अलग अलग रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये आता है जो हम बात करते हैं कि अगर आप वेस्ट बर्निंग करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि पराली, आई गेस वो वर्ड है, जिसमें हम जला देते हैं पूरे के पूरे जो वो होता है, वेस्ट को जो बर्न कर रहे होते हैं। इनफैक्ट आपके घरों में भी आप PM 2.5 ला रहे हैं। अगर आप गांव में है कहीं और आपकी माएँ या आपकी जो वहां पे खाना बनाती है वो चूल्हे पे खाना बनाती है, तो लकड़ी को जलाने के बाद जो धुआं दिखता है उसमें भी PM 2.5 है। मतलब 90% जो आपकी पार्टिकुलेट मैटर है वो कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स रहती है। सोट हो गया, जो काला काला दिखता है आपको जब आप दिया जला देते हो, वो काला तो यहाँ रह गया, वो काफी काला हवा में भी चला जाता है। मच्छर को मारते मारते अपने आप को मारने लगे हैं लोग, क्योंकि मच्छर की जो कॉइल्स होती है वो भी PM 2.5 और 10 दोनों को कंट्रीब्यूट कर रही होती है। और सबसे बहुत ज्यादा बड़ा जो रीजन आ सकता है, जो आ रहा है, वो है वेहिकुलर एमिशंस। हमारी डीजल की गाड़ियां, पेट्रोल की गाड़ियां, इनफैक्ट CNG की गाड़ियां और अलग अलग टाइप की गाड़ियां। अगर आप बात कर रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक कार है मेरे पास, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज जो धुआं पैदा कर रही है, जो फैक्ट्रीज धुआं पैदा कर रही हैं, अभी हम वाटर पे नहीं जाते लेकिन एयर पे रहते हैं, ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं PM 2.5 में। तो ये थे इनके सोर्स ऑफ, जो इनके वजह से जिस वजह से चीजें बन के आती हैं। और यहाँ पर सारा खेल आता है कि कैसे अब इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ये हम सबका कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, तभी हम अपने भविष्य को एक अच्छा कल दे पाएंगे। एक मूवी है टेनेंट मूवी में एक चीज दिखाते हैं कि फ्यूचर के लोगों ने ऐसी मशीन बनाई थी कि पास्ट के सारे लोग मर जाएं, क्योंकि फ्यूचर खराब था। और फ्यूचर जब खराब है, किसने खराब किया? हम लोगों ने किया। तो उन्हीं को मार देते, हमारी दुनिया अच्छी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इवेंचुअली। यार सुफियान, थोड़ा सा खफा हूं मैं तुमसे यार। बोलो यार। तुमने इतनी रिसर्च की थी, है ना, तुमने लिख रखा है। हाँ सॉरी। तो तुम एक बात बताओ, एक एक करके लिस्ट कर देते हैं हम कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं, है ना। तो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स ऑफ बोथ PM 10 एंड PM 2.5 ठीक है इज वेहिकुलर एमिशंस। PM 2.5 पे कोल बर्निंग, क्रॉप बर्निंग, फायर क्रैकर्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउस होल्ड वोल्ट वाली जो बात करी मैंने, ये सारे बड़े रीजन आ गए। PM 10 के लिए दैट ऑर्डर बाय द वे, PM 10 के लिए आ जाता है रोड डस्ट। जैसे मैंने बात कर ली, मेट्रो वेट्रो कंस्ट्रक्शन हो रही है और इसलिए बोला जाता है कि बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन से पहले ना एक शायद आप देखते हैं ग्रीन रंग की चादर लगा देते हैं, वो डस्ट ना आए। कई जगह अगर नहीं हो रही है तो जाके कंप्लेन करिए भाई कि आपको नहीं लग रहा प्रॉब्लम है, हम तक प्रॉब्लम पहुंच जाएगी, बच्चों तक पहुंच जाएगी। फिर माइनिंग जो हो रही होती है, कोल माइनिंग में आप देखिए बेचारे जो मजदूर काम कर रहे हैं। इनफैक्ट 2017 में एक स्टडी आई थी जिसके हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड, शायद नंबर 2 या नंबर 3 पर जो शहर था इस देश में, आप सभी को पता होगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर सभी ने देखी है, धनबाद। क्यों? क्योंकि धनबाद इस देश का कोल सेंटर है एक तरीके से। बहुत सारी कोल की खदानें हैं वहां पर, बहुत कोल माइनिंग होती है और इसीलिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में PM 2.5 और PM 10 आपको इस शहर में दिखता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं। अब जिस हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि हमने बात करी कहां से निकल के आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर PM 2.5 और 10 दोनों ही खराब है, लेकिन अगर बचना है तो हमें पहले PM 2.5 से बचना होगा। yes. उसके रीजन में जब आप देख रहे हैं वेहिकुलर एमिशंस में जा रही है जब बातें,
तो क्या काम किया जा सकता है? क्या इवन और ऑड सिस्टम लाने के बाद क्या हम अपनी गाड़ी थोड़ी कम सहूलियतें उठाएंगे तो एक बेहतर कल जी पाएंगे? इस पे समझने वाली बात है कि क्या हम मैक्स मिनिमाइज कर सकते हैं अपने यूजर्स को कि यार मैं किस किस दिन, ये ध्यान रखिएगा, मैंने डॉक्टर साहब से भी बोला था, ये जो एफर्ट है ना, ये इंडिविजुअल नहीं कर सकता। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अकेले बदल देंगे, मैं गाड़ी कम इस्तेमाल करूंगा, नहीं करूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। पूरा कलेक्टिव वर्क लगने वाला है। और अगर कलेक्टिव वर्क नहीं कर रहे आसपास के लोग आपके, तो बेहतर है आप वो जगह छोड़ के चले जाइए। यस, हम बहुत आसान है, हम उंगली उठा के बोल देते हैं किसी को कि यार देखो तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुम्हारे वजह से हो रहा है, ये बात नहीं है। हाँ, सबको चलना चाहिए। मतलब ये आप हमें क्या है कि एज अ पॉपुलेस, है ना, एज अ स्पीशीज, वी द पीपल ऑफ इंडिया, yes, we the people of India should realize that and recognize that there is a problem. जो हम ऐसा नहीं है कि हम अब से कर रहे हैं। पोल्यूशन के ऊपर बात कई समय से हो रही है। जब मैं भी छोटा था, हमारी बिल्डिंग में 2 बहुत अच्छी थोड़ी बड़ी दीदियां थी। वो तभी भी कहती है कि अच्छी बड़ी किया इन्होंने, हाँ नहीं, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करते थे, है ना। तुम यहाँ पे बेकार में बदनाम कर रहे हो, यहाँ पे बहने राखी की बातें बेचते। हाँ, तो वो तभी भी कहती थी, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 2000s मिड 2000s की, वो तभी भी कहती थी दोनों कि यार हम क्रैकर्स बर्न नहीं करेंगे, है ना, बहुत पोल्यूशन होता है। तो बात और अवेयरनेस हमेशा से थी, मगर ये अवेयरनेस कोने कोने तक जानी चाहिए। तो बहुत अच्छा है कि लोग इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दिस इज स्टेप 1। तो हम अब क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे? देखिए, गाड़ियों का जो इशू है, मतलब ये मैं आपसे एक मोटे तौर पर एक बात करना चाहता था कि हम, जैसे कि आपने भी अभी लिस्ट किया कि जो बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, है ना, व्हीकल हो गया, इंडस्ट्री हो गई, बर्निंग हो गया, वेस्ट हो गया, ये इंडिविजुअल लेवल पे करना बहुत मुश्किल भी होता है। क्योंकि क्या है, ये these are also signs of progress कि लोग के पास अब पैसा है। लोग अब अपनी ही गाड़ी में एक जगह से पॉइंट A टू पॉइंट B जा सकते हैं। मगर अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है, जैसे कि हमारे बचपन में भी होता था कि सब बच्चे एक ऑटो में जाते थे। ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप कार पूलिंग या व्हीक्यूलर पूलिंग कर सकते हैं जहां तक पॉसिबल हो। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा कॉन्शियस हो सकते हैं। आप क्लीनर फ्यूल जैसे कि सीएनजी पेट्रोल और डीजल से थोड़ा बेहतर है, आप सीएनजी फ्यूल गाड़ी की तरफ बढ़ सकते हैं या आप इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ बढ़ सकते हैं। मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने माइंड में यह चेंज लाना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं अपना फुटप्रिंट कम कैसे करूं। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप में अवेयरनेस नहीं आएगी, आप उंगली उठा के बोलोगे क्या इंसान? है ना। लोग ऐसे थे, मैं बताता हूँ, इवन ऑड का सिस्टम चालू हुआ था दिल्ली में, तो लोगों ने क्या किया, जिनके पास पैसा था 2 गाड़ी ले ली, एक इवन और एक ऑड की। ये कोई मतलब था भाई? बात ये की जा रही थी कि यार थोड़ा सड़कों पे गाड़ियां कम हो, तो गाड़ियां और ज्यादा खरीद ली गई और सड़कों पे दौड़ाए जा रहे हैं। मतलब किस हद तक ये, जब तक हम मैं की भावना नहीं छोड़ेंगे, हम अच्छे नहीं हो पाएंगे। जब तक लोग इंडिविजुअल में रहेंगे तब तक कुछ नहीं काम कर सकता। मैं बचपन में बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती थी कि यार एक डंडी टूट जाती है, बहुत सारा बंच नहीं टूट सकता, क्योंकि साथ मिलकर चलना पड़ेगा ना। ये देश, ये मिट्टी हमारी है यार, हमें ही इसकी हवा को सही करने की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। और ये सब वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं कि यार इवन ऑड का क्या है, तो मेरे पास पैसा, मैं दिखाता हूँ। ये कोई लॉजिकल सोल्यूशन नहीं हो सकता। फिर दूसरा एक बहुत जो बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो था वेस्ट बर्निंग, है ना। देखिए, आलोचना लोग बहुत करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, मगर बात यह है कि हमारे कंट्री में कम से कम एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है वेस्ट मैनेजमेंट का। मगर कुछ लोग हैं, शहरों में ये चीजें बहुत कम हो गई, तो हो सकता है कि हमारी जो अर्बन ऑडियंसेस हैं, जो शहर में रहती है, वो इस बात से रिलेट ना कर पाए। मगर जैसे जैसे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाते हैं, कई लोग अपना गार्बेज पहली बात तो सही से डिस्पोज नहीं करते और उसे जला देते हैं। ये केयरलेस हरकत है ना, कि आप सतर्क नहीं हो, आप अवेयर नहीं हो कि इसके जलाने से आपके आजू बाजू में टेम्पोरेरीली, अरे लेकिन मेरे से क्या फर्क पड़ रहा है ना। लोग क्या बोलते हैं, हम एक ने तो किया, क्या फर्क पड़ता है। हम एक उसमें कहावत भी आती कि एक ही मछली काफी है तालाब गंदा करने के लिए। हमको लगता है, हो क्या रहा है ना कि अरे मैंने तो किया, ये इतना छोटा सा जला दिया। ये सब लोग सोचने लगेंगे, तो सब पहले किसी इंसान ने पहले कूड़ा फेंका होगा पानी में, एक ही ने फेंका होगा, फिर देख सब फेंके। यस इंडीड। तो इसी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाना चाहिए कि अपना वेस्ट आप सही जगह डिस्पोज कीजिए।
आजकल एक जो काम हमारी सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि इंटरनेट पे उनकी सारी सुविधाएं किस तरह काम करती हैं सही में उपलब्ध है, सारे ही स्टेट्स में उपलब्ध है, और इंटरनेट इस देश में बहुत सस्ता है। आप जाइए, आप देखिए किस कदर गार्बेज डिस्पोज होता है, वहां पर अपना गार्बेज फेंकिए, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इस चीज की, और इस गार्बेज के डिस्पोजल का काम वो खुद करेगी। जैसे दिल्ली का माहौल है और इस सब में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, तो वहां पर आके स्टिफली एक्शन लिया जाए जिससे कि मैनेज कर सके सिचुएशन को। इसको आंख बंद करके इसका सोल्यूशन नहीं निकाला जा सकता। तुम पानी डाल दोगे क्या उनके सेंटर्स पे, तो उससे फायदा नहीं होने वाला है, लोग मर रहे हैं एक्चुअली में ना। तो वहां पर ये चीज हो सकती है, लेकिन तब भी वही बात है कि गवर्नमेंट, हम सब मिलके साथ चलेंगे तो देश आगे चलेगा, ये बात है। और एयर प्योरीफायर लोगों वालों के लिए बोल रहा हूँ कि ये अब आते हैं थोड़ी छोटी लेवल पे, एयर प्योरीफायर वाली बात कर लेते हैं। देखिए पोल्यूशन हर जगह, और एज अ डॉक्टर मैं हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है अपने पेशेंट्स को समझाने की कि देखिए ऐसा करना कि आपके पास कोई बीमारी है, मैं आपको 10 गोलियां मुझे पता है क्या देनी है, जिससे आपको तो ऐसा लगेगा आप झूल रहे हो, मगर ये आपकी बीमारी का सही में इलाज नहीं है। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। हम यहाँ पहुंचे कैसे, अगर हम वो समझ जाएं तो इन चीजों पे सुधार किया जा सकता है। मगर बात यह कि बात ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है, पोल्यूशन हर जगह है। आप कम से कम अपने घर में एक एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करके थोड़ा सा एटलीस्ट आपके इमीडिएट पर्सनल स्पेस को क्लीन रख सकते हो। लेकिन मैं इसके थोड़ा खिलाफ हूँ डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मैं भी पूरी तरह कन्विंस नहीं। रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर देखिए हो क्या रहा है, आप हफ्ते में 7 दिन काम करने वाले आदमी, 2 दिन आपने घर पे बैठे हैं, मस्त एयर प्यूरिफायर में रह रहे हैं, मंडे निकलेंगे शॉक लगेगा बॉडी को, क्या 2 दिन तो माहौल मस्त था यार, अभी क्या है। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर आपका एक्सपोजर रहना बाहर ज्यादा एज कम्पेयर टू घर में, तो मेरे हिसाब से आप बताइएगा कि एयर प्यूरिफायर अच्छा ना करके खराब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। yes. मगर देखिए मैं कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि अगर आपने मान लीजिए कि आपके घर में एक प्यूरिफायर वगैरह या कुछ है नहीं, है ना, और इनफैक्ट कई लोग तो अफोर्ड भी नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, हम खुद ही नहीं कर सकते। मगर जो लोग कर सकते हैं, हमारे पेड़ हैं, पुणे में रहते हैं, तो मस्त ये हवा साफ कर देंगे। हमारी किस्मत अच्छी है उस मामले में। पहले यहाँ फ्लाईओवर हुआ करता था, वो भी तोड़ के अब नया बन रहा है, तो पार्टिकुलेट मैटर आ रही है। मगर पेड़ों का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, है ना। पेड़ बहुत है पुणे में। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसमें ये होगा कि कम से कम जब आप सो रहे हो, जो लोगों को सोने में दिक्कत आती है बैड एयर की वजह से, डीप स्लीप नहीं हो पाती वो है ना, आपकी स्लीप बहुत बेहतर हो सकती है। आप इमीडिएटली जो घर का माहौल है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो अगर आपको 2 घंटे की भी राहत मिल रही है आज के जमाने में, इतनी राहत से काफी फर्क पड़ सकता है। इवन दो दिस इज नॉट समथिंग, ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन है नहीं, मगर फिलहाल ये एक सोल्यूशन हमारे पास है। साहब मुझे शेर याद आ गया कि चारा साजों की, चारा साज मतलब तो डॉक्टर, चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। अरे ये बातें कर रहे हैं ना, उनके लिए बोलो कि चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा। हाँ दवा दो मुझे, मगर ये बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। आराम नहीं होने वाला। वैसे इस वीडियो को ये खत्म करते हैं, सारी बातें हो गई आई गेस यार। इतनी जल्दी खत्म करना है? बहुत देर हो गई लगता है मुझे। चलो ठीक है, पोल्यूशन पे खैर बातें तो चलती रहेंगी। वाटर पर भी आना है, एयर पर तो आएगा, वाटर पर भी आना है, सॉइल पोल्यूशन पे भी आना है, पर्सनल आपके स्पेस में भी आप किस तरह कंट्रीब्यूट करते हो, कार्बन फुटप्रिंट की बातें, बहुत सारी बातें करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और बस इस वीडियो से जहां तक ये वीडियो पहुंची है, ध्यान रखिए साथ रहेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे, अकेले अकेले और खुद में रह जाएंगे तो सब टूट जाएगा। देश एक पोइट्री भी है, देश किसी कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के कट जाने से पूरा हिस्सा जिंदा रहे, पूरा देश जिंदा रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद।